हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। इस चैनल पर मैं आपके सामने आज से स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश और रिटेन इंग्लिश दोनों एक साथ चलती है। आमतौर से हम लोग ये समझते हैं कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि हम कुछ टेक्निक्स को, कुछ सेंटेंस को अगर हम याद कर लेते हैं तो हम अंग्रेजी बोल लेंगे। तो आई थिंक यू आर रॉन्ग, ये आप गलत हैं, ऐसा संभव नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके ग्रामर के कुछ बुनियादी नियमों को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी भाषा को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि उसके शब्दावलियाँ क्या होती है, उसको शब्दों को समझना पड़ेगा। तो अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को आप लोगों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और दूसरा आपका होता है कि उस शब्दों को रख कर आप वाक्य कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। तो आइए मैं आपको दोनों पर थोड़ा सा मैं आपको आज बात बता रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम अगर बात करें इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, जानने के लिए हमको 2 टॉपिक का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक हमको यह चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंटेंस का निर्माण, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं वाक्य निर्माण। हमको वाक्य निर्माण करना पड़ेगा, यानी जब हम वाक्य का निर्माण जब तक नहीं कर पाते हैं, न बोल पाएंगे, न समझ पाएंगे अंग्रेजी को और न लिख पाएंगे। और अगर आप वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो आएंगी, आपको जो परेशानियाँ, वो परेशानियाँ आपकी आएगी कि आपके पास अंग्रेजी के शब्दावलियाँ भी, वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी आपको वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, शब्दावलियाँ, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जिसको हम लोग वर्ड मीनिंग अपने बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, ये भी आना चाहिए। तो आपको सिर्फ सेंटेंस वोकैबुलरी आ जाने से ना आपका सेंटेंस बन जाएगा, ना सेंटेंस बिना वोकैबुलरी का बन सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है और ये आपका और ये दोनों आपस में मिलाकर हम लोग जो टॉपिक बनाते हैं वो किसी भी भाषा का, दैट इज कॉल्ड ग्रामर। यानी शब्दावलियों से वाक्य की रचना की क्रिया को हम लोग ग्रामर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग उन तकनीकी बातों को सीखते हैं, तरीक़ों को सीखते हैं, जिससे शब्दों के प्रयोग से हम एक वाक्य की रचना कर पाते हैं और उसका अर्थ हम निकाल पाते हैं। तो आइए इस पर और आगे मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं शब्दावली से ही शुरू करता हूँ। शब्दावली की 2 तरीके होते हैं, यानी आपको शब्द याद करने के 2 तरीके होंगे, ठीक है ना, कि कुछ की पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। शब्द को याद करने के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, यानी हम आप ये सोचें कि हर वर्ड को हमें याद ही करें, रट्टा ही मारे, तो ऐसा नहीं है। सारे शब्दों को रट्टा नहीं मानेंगे। कुछ जो होता है हमारा, क्या कहते हैं कि रोटेन भी होता है, यानी रोटेन वर्ड कहने का तात्पर्य है कि रट्टा मारना, ठीक है, रट्टा मारना। रट्टा मारना भी हमको बहुत सारे शब्दों को करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम DOG, डॉग का मतलब अगर हम कुत्ता देखते हैं तो ये डॉग में कोई लॉजिक नहीं है कि इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखें, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो इसको आपको ट्रिक से ही नहीं याद करना पड़ेगा, इसको तो आपको रिमेम्बर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि कोई और भी है, जैसे गर्ल है यानी लड़की, ऐसी बहुत सारी शब्दों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सब याद करने के पड़ेंगे आपको। लेकिन कुछ वर्ड का की पॉइंट होता है। की पॉइंट कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजी भाषा में जितनी शब्द हैं, चाहे वो हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, सभी भाषा में उपसर्ग, प्रत्यय,
प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह लगते हैं, यानी कुछ शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं और नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उस टेक्निक्स को हम लोग अगर सीख जाएं, वर्ड फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर सीखें तब जाके हम बहुत सारा वर्ड का रूट वर्ड पता कर लेंगे, यानी उसकी जड़, और तब हम क्या करेंगे कि हम इस सब को समझ जाएंगे। जैसे आमतौर से हम लोग शब्दों को समझ नहीं पाते हैं और नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक शब्द है एक्सेप्ट, ठीक है ना, तो एक्सेप्ट शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करना, ठीक है ना, स्वीकार करना। और हम एक ले लेते हैं एबल सफिक्स, ठीक है ना। सफिक्स का मतलब होता है जो किसी वाक्य के अंत में जुड़ता है, तो हम एक एबल सफिक्स ले लेते हैं और ये दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब बन जाएगा एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल इसका हिंदी हो जाएगा स्वीकार्य, ठीक है, या स्वीकार करने योग्य, ठीक है ना। एबल का अर्थ होता है योग्य, किसी के योग्य बनाना, यानी इसका अर्थ होता है योग्य, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है ना, तो एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है ना। अब इसी को अगर आप रीड शब्द लिए हुए हैं, एक आपके पास क्या है रीड, ठीक है ना, आपके पास एक शब्द है रीड, ठीक है ना, इसी में एबल लगा देंगे तो रीडेबल, इसका हिंदी हो जाएगा पठनीय। रीडेबल यानी पठनीय, यानी आप जिसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एलिजिबल होता है, एलिजिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल BIILE ये भी एक सफिक्स है, वो भी लगा हुआ है आप, ठीक है ना। तो आप अगर कहीं पर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो एक जो मेन वर्ड है उसको रूट वर्ड कहते हैं, और उसमें कुछ आप जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। और उदाहरण एक ले सकते हैं थेइस्ट, थेइस्ट होता है और इसमें लगा दीजिए अथेइस्ट, ये आस्तिक हो जाते हैं, यानी जो भगवान में विश्वास करते हैं, और ये हो जाते हैं नास्तिक, यानी जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। यानी हमने यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया तो ये दूसरा अर्थ दे दिया, ठीक है ना। अब जैसे आप एक ये सब ये आप बाद में जुड़ने वाले यानी सफिक्स को देख रहे थे, ये पहले जुड़ा यानी प्रीफिक्स है, ठीक है ना, उपसर्ग है। अभी एक इन को हम जोड़ कर दिखाते हैं आपका, ठीक है ना। आप जैसे क्या समझते हैं रिच, रिच का मतलब होता है धनी, और इसी में आप क्या बना देंगे रिचेन, ठीक है ना, तो ये भर बन जाता है। ये सामान्यतः किसी एडजेक्टिव में ईन जोड़ने से वह भर बन जाता है। जैसे रिच से रिचेन यानी धनी बनाना, रेड से रेडेन यानी लाल करना, शॉर्ट से शॉर्टेन यानी क्या करना, छोटा करना। आप अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, रेड है आपका तो ये रेडेन हो जाएगा। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाते हैं यूट्यूब पर डालते हैं, तो शॉर्ट मतलब छोटा, तो शॉर्टेन मतलब छोटा करना। लेस मतलब कम, तो लेसन मतलब कम करना। स्वीट का मतलब क्या होता है मीठा, तो स्वीटेन मतलब मीठा बनाना या मधुर बनाना, संबंध सुधारना, ठीक है ना। अब इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों में इस तरह से लगा सकते हैं। लाइट का मतलब हल्का होता है, लाइटेन मतलब हल्का करना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन अगर किसी इसमें शब्द में जोड़ देते हैं, खास करके एडजेक्टिव में, तो एक नए नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी बोलना है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स अबाउट द इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरीज। आपको सबसे पहले अंग्रेजी शब्दावलियों को समझना पड़ेगा कि ये शब्दावली कैसे बनते हैं और किसका क्या मतलब है।
कुछ क्लू पकड़ लेंगे। 150 अगर प्रीफिक्स को आप देख लेते हैं, सफिक्स को, तो बहुत सारे शब्दों को बनाने का तौर तरीका आप सीख जाएंगे, पहली बात। दूसरा है कि जो हमारा रिटन मेथड है, यानी हम जिसको रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, तो उस शब्दावली को खुद ही याद कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस भाषा से आप प्यार कर लीजिएगा, इससे आप सीखने की कोशिश करने लगिएगा, तो ये बहुत आसानी से आप सीखते चले जाइएगा। यानी इसके क्लू को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो पहला क्लू मैंने दिया कि आप शब्द को याद करेंगे। याद करने का दो तरीका है, आप इस तरह का आप स्टेटमेंट देखेंगे और एक आपका इस तरह का। अब ये सोचेंगे कि हमने तो ऐसा, सर आप बता रहे हैं ऐसा कंसेप्ट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा हमने पढ़ा नहीं क्योंकि हमको पढ़ाया नहीं गया। आम तौर से हम लोग अंग्रेजी ग्रामर को सीखने के फेरे में लगे रहते हैं और शब्दों को हम लोग याद करते रहते हैं। बस यही है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर हैं ये हिंदी भाषाई क्षेत्र है और हम लोग अंग्रेजी परीक्षा के ख्याल से, कंपटीशन के ख्याल से पढ़ते हैं। दैट्स वाई वी कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यही रीज़न है कि हम अंग्रेजी अच्छा से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश इज़ अ वेरी सॉफ्ट लैंग्वेज विद द कंपैरिजन ऑफ हिंदी। हिंदी की तुलना में अंग्रेजी सीखना आसान ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आइए हम इसको और बढ़ाते हैं। मैंने शब्दों पर आपको बात कर लिया, इस पर और मैं आपको क्लासेस दूंगा, शब्दावलियों पर, शब्दों पर, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर, वाक्य निर्माण पर। वाक्य निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो यह चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एक वाक्य का निर्माण जो होता है किन दो पहलुओं से मिलकर होता है। तो इसकी सबसे पहली पहलू जो वाक्य निर्माण की होती है वो कर्ता की होती है, सब्जेक्ट की होती है, और उसके बाद होती है क्रिया की यानी वर्ब की, ठीक है ना। और तीसरा है, यह है आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म की, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की। अब ये जो है ना आवश्यकतानुसार, ये आवश्यकता अनुसार, ये जरूरी नहीं होता है, लाजमी नहीं होता है हर वाक्य में क्या हो, कर्म हो ही। और यह भी जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में कर्म हो। यानी अगर हम सेंटेंस को अगर हम देखें तो दो तरीके से सेंटेंस हमारा एक वाक्य में आ जाता है, एक एक्टिव में और एक हो जाता है पैसिव में। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, यानी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट किसी काम को करे। और पैसिव में हो जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट ना हो, या हो भी तो सब्जेक्ट गौण हो, सेकेंडरी मैटर हो, ऑब्जेक्ट की हम प्रधानता दिखाना चाहते हो। ये दो रूप में होता है। आप टेंशन ना ले, अभी मैंने शुरू किया हूँ, वहाँ तक सब आपको हम एक एक करके हम बताएंगे। आप पहले आज के क्लास को समझें, ठीक है ना। आज के क्लास को आप समझिए। आज मैं जस्ट शुरुआत किया हूँ और शुरू किया हूँ तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं पूरा अंग्रेजी व्याकरण और इसके तौर तरीक़ों को मैं पढ़ाकर आपको अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करूँगा, अंग्रेजी भाषा। मैं इसको सिखाने के लिए एक शब्द की तरफ भी बढ़ेंगे कि कैसे आप शब्द याद करेंगे, और एक हम आपके तरफ बढ़ेंगे कि आप वाक्यों का निर्माण कैसे करेंगे। स्पोकन अंग्रेजी में हम दो ही टॉपिक पर आपका ज़्यादा फोकस करेंगे कि आप अंग्रेजी के वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं और उन वाक्यों के निर्माण के क्रम में आप शब्दावलियों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, और शब्दावलियों को, वोकैबुलरीज को कितनी आसानी से आप याद करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे इसको बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया और कर्म, इसमें आप ध्यान देंगे कि ये दो कंपल्सरी है, ठीक है ना, कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य है, यह अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम खाता है, ठीक है ना, और एक हम बोलते हैं राम भात खाता है। अगर हम ये वाक्य बोलते हैं तो राम खाता है, राम आपका सब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। यहाँ राम सब्जेक्ट है, खाता है वर्ब है और भात ऑब्जेक्ट है। यानी आपने अभी जस्ट देखा कि यहाँ राम सब्जेक्ट है और खाता वर्ब है, और यहाँ राम क्या है,
सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, भात क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाता क्या है, क्रिया है। यहाँ क्रिया ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी वाक्य है, यानी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। विदाउट एनी वर्ब वी कांट इमेजिन अबाउट एनी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या किसी भी भाषा का, मैं अंग्रेजी को ही क्यों कहूँ, किसी भी भाषा का जो वाक्य होता है उसमें क्रिया एक अहम रोल अदा करता है। तो क्रिया को हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो क्रिया क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो क्रिया का मतलब होता है कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड विच शोज द एक्शन, जो काम को बताए, काम करने के का या करने होने का बोध कराए। ठीक है ना। क्रिया के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्शन। अगर दोस्तों हम अगर वर्ब ना बोलकर अगर एक्शन बोल रहे हैं, वो भी बात वही समझना, एक्शन या वर्ब है। ठीक है ना। जिससे क्या हो, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख ले तो ईट, रीड, प्ले, ये सब क्या है, एक्सेट्रा, ये सब का सब, दीज ऑल आर वर्ब्स, ये सभी के सभी हमारे क्रिया हैं, वर्ब हैं। ये आप तो समझ गए। अब आइए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस का पहला मैंने बताया था कि कर्ता क्या है, तो मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ, उस वाक्य को आप देखेंगे। 15 अगस्त के दिन पटना में गांधी मैदान में, ठीक है ना, गांधी मैदान में झंडा फहराया जाता है। ठीक है ना, जाता है। आप एक सेंटेंस आप ये ले लीजिए, एक सेंटेंस मैं यहाँ भी ले लेता हूँ कि यहाँ पर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, साहेबगंज में दिन में हाँ विद्यार्थीगण पढ़ते हैं। मैंने एक दो वाक्य लिया, अब इस दोनों वाक्य को जरा गौर से आप देखने की कोशिश करेंगे। तो इस दोनों वाक्य में सबसे पहले आप निचले ही वाक्य से मैं शुरू करता हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रिया कौन है, वर्ब कौन है। तो इसमें हम लोग वर्ब को देखेंगे तो हमारा यहाँ वर्ब है पढ़ते हैं, यानी पढ़ना है, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, जिसका इंग्लिश क्या होगा, रीड होगा। अब हमें यहाँ पर एक टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, उसके टेक्निक से आप क्रिया, कर्म और कर्ता तीनों को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसको आप टेक्निक को समझिए। जैसे ही आप क्रिया पहचान लीजिए तो आप एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना, कौन लगाकर, ठीक है ना, कौन पढ़ना क्रिया है तो लगा दीजिए कि पढ़ता, कौन पढ़ता है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन कीजिए, क्या पढ़ता है, ठीक है ना, क्या पढ़ता है। ये दो आप सवाल करेंगे। अब ये दो सवाल करेंगे इस वाक्य में कि साहेबगंज में दिन में विद्यार्थीगण पढ़ते हैं। तो आप सवाल जैसे ही करेंगे कि कौन पढ़ता है, तो आपको जवाब इस प्रश्न का मिलेगा, विद्यार्थीगण, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कौन पढ़ता है, विद्यार्थीगण यानी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका कौन का जो जवाब मिला, यही हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ से हम सब्जेक्ट की परिभाषा निकाल सकते हैं कि डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है।
डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी काम को करने वाले व्यक्ति को या जो भी वस्तु हो, उस काम को करने वाला जो होगा उसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। तो काम यहाँ क्या था, यानी काम यानी एक्शन यानी वर्ब, पढ़ना। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, विद्यार्थीगण। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्यार्थीगण ही करता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्या पढ़ता है, तो सवाल अगर हम लोग ढूंढते हैं तो विद्यार्थीगण क्या पढ़ते हैं, यहाँ कहीं चर्चा नहीं है। किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह, यहाँ कोई चीज़ का चर्चा नहीं है। कहिएगा कि साहेबगंज पढ़ता है, साहेबगंज एक जगह का नाम है, जगह को कोई नहीं पढ़ता है। दिन में इसको तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन यही में रहता है कि साहेबगंज में दिन में विद्यार्थीगण कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी हमारा यहाँ कर्म आ जाता। तो यहाँ पर क्या आया, नो रिप्लाई, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसका अंग्रेजी अगर हम बनाएं तो ये, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की अगर कंसेप्ट जान जाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, इज मार वाजबियर वगैरह वगैरह, ये कहाँ चला गया, तो ये भी होता है। सीधा सा समझिए कि डॉक्टर साहब जब इलाज करने आएंगे तो कंपाउंडर तो साथ लेकर आएंगे ही, यानी डॉक्टर साहब तो मेन वर्ब हो गए और कंपाउंडर साहब यानी सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो ये कैसे, कहाँ पर कौन सहायक वर्ब लगता है और क्या लगता है, ये तो हम टाइम एंड टेंस बताएंगे तब वहाँ पर बताएंगे। अभी आप इस चीज़ को समझिए, आप अभी स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हैं, आप बुनियाद को समझ रहे हैं, तो अभी यहीं पर रहिए। ऐसे मैं इसका अंग्रेजी बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट हम पहले रखेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स। अब पढ़ने का काम करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे रीड, प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगाएंगे यहाँ पर, रीड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये, रीड। तो द स्टूडेंट रीड, ये हमारा हो गया। और ये जो है ना साहेबगंज और दिन में, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है दिन में, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स रीड्स इन डे एट साहेबगंज। साहेबगंज एक गांव का नाम है जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपका क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका बन गया। अब द स्टूडेंट्स रीड इन डे, ठीक है ना, एट साहेबगंज, ठीक है ना, पटना रहता है तो इन पटना लिख देंगे। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ क्रिया जो है वो वर्ब जो है वो क्या है क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया जो है आपका फहराना, फहराना, इसका अंग्रेजी होता है होस्ट, ठीक है। ये फहराना क्रिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही सवाल करेंगे कि कौन फहराता है, ठीक है, और फिर एक सवाल करेंगे क्या फहराता है, ठीक है ना। हम ये दो सवाल करेंगे। तो ये जब हम सवाल करेंगे तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि इसका रिप्लाई क्या मिलता है। कौन फहराता है, ये सवाल अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि इस झंडा जो है यानी क्रिया जो है फहराना, इस फहराने का काम कौन कर रहा है, यानी झंडा को कौन फहरा रहा है। तो क्या ये 15 अगस्त फहराएगा झंडा को, 15 अगस्त एक तारीख है, डेट है, दिन एक समय को बता रहा है, पटना एक जगह को बता रहा है, गांधी मैदान भी एक जगह को। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर पटना जो है ना वो करता है, पटना करता है, इसका मतलब पटना जो है झंडा को उठाएगा और उसको पाइप पर टांगेगा और उसको फहराएगा। क्या पटना फहराएगा, क्या 15 अगस्त फहराएगा, क्या दिन फहराएगा, और क्या गांधी मैदान फहराएगा। दोस्तों ये सब अदर वर्ड है, ये सब नहीं फहराएंगे। हम सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका, उसमें जो वर्ब है, क्रिया है, उस वाक्य में उसको कौन कर रहा है। यहाँ फहराने का काम है, फहराने का काम कौन कर रहा है। तो इसमें 15 अगस्त करेगा नहीं, दिन करेगा नहीं, पटना नहीं करेगा, गांधी मैदान नहीं करेगा, आज झंडा बच गया तो क्या झंडा खुद को अपने आप को फहराएगा, नहीं। तो अब कोई भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें नो रिप्लाई, यानी हमारा ये क्या है, इसमें हमारा आया नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है।
तो बहुत सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ये ऐसे मिलेंगे जिसमें सब होगा। तो ये बारीकियों से आपको समझना पड़ेगा। मैं जस्ट आज तो आपको मैं एक अंग्रेजी की बातों से बस अवगत करा रहा हूँ। अब है क्या फहराता है, तो सवाल करेंगे क्या फहराता है, किसको फहराने का काम करता है, तो झंडा को। तो इसका जवाब मिलेगा क्या, झंडा। इसका अंग्रेजी क्या होता है, द फ्लैग। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से अगर हम वाक्य बनाते हैं तो ये पैसिव का बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है द फ्लैग, ठीक है ना, द फ्लैग इज होस्टेड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो द फ्लैग इज होस्टेड, द फ्लैग इज होस्टेड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। बाकी अदर वर्ड है डाल दीजिए अंदर, ठीक है ना। ऑन 15 अगस्त इन एट गांधी मैदान, एट गांधी मैदान, ठीक है ना, एट गांधी मैदान इन पटना। ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको अंग्रेजी की बुनियाद के संबंध में, अंग्रेजी हम कैसे सीखेंगे, इसके विषय वस्तु पर, इसके तौर तरीक़ों पर मैंने आपको बात बताया। इससे आगे कल का क्लास फिर इसी टाइम में आपको लेकर आएंगे अंग्रेजी व्याकरण का। ठीक है, थैंक यू।